हेयर ट्रांसप्लांट जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो इसमें डॉक्टर की समझ चाहिए और आर्टिस्ट का गुण चाहिए ताकि पेशेंट को नेचुरल लुक दी जाए। पोजीशन बिकॉज इंडिया का मैं फर्स्ट ऐसा डॉक्टर हूँ जिसने इस लेवल तक पहुँचे हैं। लेकिन हम कैथल में ये सर्विस लेके आए हैं, ये टेक्निक लेके आए हैं और हम बाकी जगह से इसको कम प्राइस में ही करेंगे। क्योंकि मेरा नाम डॉक्टर कपिल दुआ है, मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूँ और मैं हेयर ट्रांसप्लांट का काम 2007 से शुरू किया हुआ है हमने। उस समय पे बहुत ही कम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते थे और मेन टेक्निक जो उस समय चलती थी वो स्ट्रिप थी। स्ट्रिप टेक्निक के अंदर हम कान से कान तक एक पट्टी निकालते थे और उसमें से फिर बाल सेपरेट करके लगाते थे। तो लेकिन हम अर्ली डॉक्टर्स थे जिन्होंने इस टेक्निक की बजाय नई टेक्निक हिंदुस्तान में लेके आए, जिसको कि हम बायो एफ टेक्निक कहते हैं। जो एफ टेक्निक है इसमें हम एक एक जड़ पीछे से निकालते हैं और जो खाली एरिया होता है सिर का उसके ऊपर लगा देते हैं बाल। हमने इस चीज़ की ट्रेनिंग इजराइल से ली थी 2007 में और फिर इसको लुधियाना में अपने सेंटर पे काम करना शुरू किया था। और धीरे धीरे जैसे जैसे हेयर ट्रांसप्लांट लोगों में प्रचलित होता जा रहा है तो फिर हमने भी फर्दर अपना हेयर ट्रांसप्लांट की जो क्लिनिक है वो दिल्ली और बैंगलोर में खोला। और कैथल में ये हम पहली बार हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया है डॉक्टर आर.पी. मान के साथ कोलैबोरेट करके। कैथल की ये पहली हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है हमने कल की थी और हमें बहुत खुशी है कि डॉक्टर मान जो कि यहाँ के एक सीनियर और रिस्पेक्टेड स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनके साथ हमें मौका मिला है काम करने का। सर किस उम्र के जो लोग हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं सर आमतौर पर? हेयर ट्रांसप्लांट किसी भी उम्र में किया जा सकता है, बट जो ज़्यादातर लोग हैं वो 23 से उम्र के ज़्यादा ऐसे ऊपर ही होते हैं, मोर देन 23 ईयर्स एज के होते हैं। और आजकल इंडिया में मैरिज से पहले बाल होना एक अनिवार्य सा हो गया है, जिसकी वजह से प्री मैरिटल एज में लोग काफ़ी ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। अदरवाइज एज गैप कोई नहीं, आप 60-65 ईयर्स तक भी कर सकते। तो डॉक्टर साहब इसके कोई साइड इफेक्ट भी हैं, किसी तरह का साइड इफेक्ट सामने आया हो? इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, टेम्परेरी एंड लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स। टेम्परेरी साइड इफेक्ट्स में कई बार पेशेंट्स की स्कैल्प के ऊपर जब सर्जरी के बाद स्वेलिंग आ जाता है, जो कि आंखों के ऊपर भी आ सकता है। लेकिन हमने एक क्लिनिक्स में टेक्निक्स डेवलप की हैं जिससे कि पेशेंट्स को स्वेलिंग नहीं आता है। लेस देन 1% ऑफ आवर पेशेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम आती है, जबकि जो लोग ज़्यादातर बाहर करवाते हैं तो उन्हें स्वेलिंग का सामना करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में बेसिकली पेशेंट्स के कई बार हमने देखा है कि पीछे से बाल बहुत ज़्यादा निकाल लिए जाते हैं, जिसकी वजह से पीछे का एरिया खाली हो जाता है। एंड नंबर 3, जो एरिया में बाल लगाते हैं वहाँ पे बाल आते नहीं हैं, या जो बाल आते हैं वो टेढ़े मेढ़े या अननेचुरल डायरेक्शन में होते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। इसमें डॉक्टर की समझ चाहिए और आर्टिस्ट का गुण चाहिए ताकि पेशेंट को नेचुरल लुक दी जाए। इसकी जो हेयर ट्रांसप्लांट की उत्पत्ति भी उन डॉक्टरों में भी आपका नाम शामिल है। अगर इंडिया की बात करें, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? जिस टाइम इस हेयर ट्रांसप्लांट की जो उत्पत्ति की गई उसमें आपका नाम शामिल है। हाँ जी, जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि 2007 में जब हम इजराइल से ये टेक्निक सीख के आए थे तो उस समय भारत में हार्डली कोई डॉक्टर ये टेक्निक करता था। डॉक्टर अमन मेरी वाइफ एंड वी बोथ स्टार्टेड दिस टेक्निक एंड जो इंडिया में सबसे पहला साइंटिफिक पेपर था उन्होंने 2008 में प्रेजेंट किया एफ.यू.ई. हेयर टेक्निक पे इंदौर में एक कॉन्फ्रेंस में, जिनके लिए उनको अवार्ड मिला। फिर 2009 में जो हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स की पहली मीटिंग थी उसमें हमने ये पेपर प्रेजेंट किया, लोगों को सिखाया हेयर ट्रांसप्लांट। तो फिर मैंने एशियन मीटिंग में भी
इसका प्रेजेंट किया और फिर इंटरनेशनल मीटिंग में भी काफ़ी बार इस टेक्निक को हमने प्रेजेंट किया। तो जिसकी वजह से यस यू आर राइट कि एशियन लेवल और इनफैक्ट इवन इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का नाम हमने काफ़ी बार ऊंचा किया। तो एक इंटरनेशनल संस्था से भी आप जुड़े हैं, सुनने में आया कि आप उसके ट्रेजरर भी हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी ISHRS एक USA बेस्ड हेयर ट्रांसप्लांट सोसाइटी है जिसमें के मोर देन 60 कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं, 1200 से ज़्यादा डॉक्टर्स और जो और मेंबर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। और मैं इसका मेंबर 2008-9 में बना था। तो हम क्योंकि अपने पेपर्स प्रेजेंट करते गए और साइंटिफिक एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, तो जिसकी वजह से मैं 2016 में वहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर इलेक्ट हुआ था। तो 16-17 वॉज द फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर 2019 में मेरे को वहाँ पे ट्रेजरर की पोस्ट मिली है। सो एंड बीइंग द ट्रेजरर इज़ अ वेरी ऑनरेबल पोजीशन बिकॉज इंडिया का मैं फर्स्ट ऐसा डॉक्टर हूँ जिसने इस लेवल तक पहुँचे हैं। और 2023 में हम इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी की फर्स्ट टाइम मीटिंग इंडिया में भी करेंगे। सो दिल्ली को हमने सिलेक्ट किया है व्हेन आई विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द ISHRS। सर ये एक बार बाल लगवाने के बाद इसकी ये जो कितने समय तक सही रहते हैं? सर अगर जो बाल परमानेंट सेफ डोनर एरिया से लिए जाएं तो वो लाइफ टाइम लास्ट करते हैं। सर आपने कैथल में यह सुविधा दी है तो इसका आमतौर पर ये रहता है मतलब कि इसका बजट वो क्या कुछ रहेगा? देखिए ये बजट तो मैं हमेशा कहता हूँ एक आर्टिस्ट की तरह, मैंने पहले भी कहा है हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। सो पहले ज़रूर इसकी प्राइसेस ज़्यादा होती थी बट आजकल 50-60 हज़ार तक आधा सिर भरा जा सकता है। मतलब अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग हैं, कोई 30,000 लेता है, कोई 40,000 लेता है, कोई 50,000, लेकिन कई सेंटर्स ऐसे भी हैं जो लाखों में भी लेते हैं। लेकिन हम कैथल में ये सर्विस लेके आए हैं, ये टेक्निक लेके आए हैं और हम बाकी जगह से इसको कम प्राइस में ही करेंगे क्योंकि हम डॉक्टर्स करेंगे तो इसलिए जो टेक्नीशियंस के कंपैरिजन में तो इस चीज़ का रेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा लेकिन बाकी जगह के साथ कंपेटिटिव ही होगा। सर जो ये हेयर ट्रांसप्लांट को करवाने के बाद उसके बाद उसकी लुक नेचुरल जैसी रहती है या कैसा सर, या कुछ चेंज हो जाता है? सर नया पर्सन निकल आता है। जिस पर्सन के सिर पे बाल नहीं होते हैं आप उसको बाल जैसे आपके या मेरे हैं ऐसे जब मिल जाएंगे तो उसकी लुक परमानेंटली चेंज हो जाती है। लेकिन ये आपके माध्यम से मैं एक ये चीज़ दोबारा ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ट्रेंड डॉक्टरों के द्वारा ही अपनी सर्जरी करवाएं।